Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 14th of September 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is Indian and Chinese troops complete disengagement in Hot Spring region. इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है एट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स रीजन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। तो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीशन हो चुका है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का। तो हो सकता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड करने जाएं एससीओ समिट जो कि समरकंद उज़्बेकिस्तान में होने वाली है, तो ऐसे में यहाँ पर बाईलेटरल मीटिंग हो सकती है विद चाइनीज़ प्रीमियर। With the successful completion of the disengagement processes, the stage is set for Prime Minister Narendra Modi's possible meeting with Chinese President in Samarkand on the sidelines of the SCO summit। तो SCO summit हो रही है समरकंद उज़्बेकिस्तान में। तो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स रीजन में तो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ कंटेंशियस इश्यूज अभी भी रह गए हैं। तो एक है उसमें से देपसांग प्लेन एंड द सेकंड वन इज शार्डिंग नाला। हाउएवर अदर कंटेंशियस इश्यूज रिलेटेड टू द बाउंड्री स्टिल रिमेन बिटवीन द टू कंट्रीज एंड चाइनीज फोर्सेस कंटिन्यू टू ब्लॉक। जहाँ पर पहले इंडियन एक्सेस थी टू ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग एरियाज, अब हम वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं अलोंग द एलएसी इन द देपसांग प्लेन्स एंड शार्डिंग नाला रीजन। तो अभी दो कंटेंशियस इश्यूज बचे हैं, देपसांग प्लेन्स एंड शार्डिंग नाला, ये आपको पता होना चाहिए। और हॉट स्प्रिंग्स में यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है। सेकेंड न्यूज़ है गवर्नमेंट कन्फर्म्स दिल्ली टू होस्ट G20 समिट नेक्स्ट सेप्टेम्बर। तो नेक्स्ट सेप्टेम्बर में दिल्ली यहाँ पर होस्ट करेगा G20 समिट। तो इसका मतलब है इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आने वाली है G20 की, और एक साल तक हमारे पास प्रेसिडेंसी रहेगी। तो इस साल इंडोनेशिया में समिट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया अज्यूम कर लेगा और एक साल तक हमारे पास प्रेसिडेंसी रहेगी। इंडिया विल होस्ट द G20 लीडर समिट इन न्यू दिल्ली ऑन September 9th and 10th in 2023 अंडर इट्स प्रेसिडेंसी। इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी, तो December 1, 2022 से हमें प्रेसिडेंसी मिलेगी और November 30, 2023 तक हमारे पास रहेगी। हमने यहाँ पर गेस्ट कंट्रीज़ की तरह कौन कौन से कंट्रीज़ को इनवाइट करेंगे। द MEA सेड बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE। तो इनको हम इनवाइट कर रहे हैं एज गेस्ट कंट्रीज़। सिंस 2011 द G20 समिट हैज़ बीन हेल्ड एनुअली अंडर अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। इनिशियली G20 का फोकस था ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पर, लेकिन बाद में इन्होंने अपने एम्बिट को एक्सपेंड किया और इसमें ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन जैसे यहाँ पर इश्यूज़ को भी इन्वॉल्व किया गया। यहाँ पर हम और डिस्कस करेंगे कि हमारे की प्रायोरिटीज़ क्या होने वाली हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन होगी वो रिवॉल्व अराउंड करेगी इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, लाइफ दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, विमेंस एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक इनेबल डेवलपमेंट इन एरियाज रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन टू कॉमर्स, स्किल मैपिंग, कल्चर एंड टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रेजिलियंस, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स। हमारी प्रेसिडेंसी के दौरान जो यहाँ पर G20 में ट्रॉइका फॉर्म होगा उसमें मेंबर्स होंगे इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। अब ट्रॉइका कैसे फॉर्म होता है, तो बेसिकली यहाँ पर पास्ट में जिसके पास प्रेसिडेंसी थी, प्रेजेंट में जिसके पास प्रेसिडेंसी है और अपकमिंग प्रेसिडेंसी जिसके पास आने वाली है, तो वो तीनों कंट्रीज़ मिलकर फॉर्म करते हैं ट्रॉइका। ड्यूरिंग आर प्रेसिडेंसी इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील वुड फॉर्म द ट्रॉइका, और ये तीनों ही यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को वॉइस मिलने वाली है। द G20 और ग्रुप ऑफ 20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज आती हैं। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो इसमें कंट्रीज सिर्फ 19 है, 20 कंट्रीज़ नहीं है, इसमें एक यूरोपियन यूनियन है। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए। 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से कंट्रीज़ हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK,
US and the European Union. Collectively, the G20 accounts for 85% of the global GDP, 75% of international trade, and two-thirds of the world population. India is currently part of the G20 troika, current, previous and incoming G20 प्रेसिडेंसीज, जिसमें अभी इंडोनेशिया, इटली और इंडिया है। फिर यहाँ पर शेरपा बताया गया है, जो शेरपा यहाँ पर एजेंडा सेट करते हैं। शेरपा ट्रैक विथ 12 वर्क स्ट्रीम्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अमेंडमेंट फॉर EWS कोटा इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चनिंग सबमिशंस दैट 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन इसमें कोई गार्ड रेल्स नहीं है, ऐसा पिटिशनर्स का कहना है। अब गार्ड रेल्स कैसे नहीं है? फॉर एग्जांपल SC/ST को जब यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है तो ये कहा गया है ना कि जब रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन हट जाएगा, लेकिन EWS में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन अगर हो जाएगा तो रिजर्वेशन हट जाएगा। तो रिजर्वेशन का यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो क्वेश्चनिंग सबमिशंस दैट 103rd Constitution Amendment provides reservation to economically weaker sections without any guardrails, unlike in the case of reservation जो कि backward classes को दिया गया है, where conditions ये रखी गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 335 में ये लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन तो दिया जा रहा है लेकिन एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेंटेन करना है। ऐसा EWS के रिजर्वेशन को देते समय कहीं कोई गार्डरेल नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर एनी सच गार्डरेल्स इवन इन द केस ऑफ रिजर्वेशन फॉर विमेन। तो यहाँ पर पिटिशनर्स ने जब ये पॉइंट रखा कि कोई भी गार्डरेल नहीं है यहाँ पर EWS को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते समय, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते समय भी तो कोई भी गार्डरेल नहीं है। लुक एट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ऑल्सो एन इम्यूटेबल फैक्ट बिकॉज स्टिल यू रेज द स्टेटस ऑफ विमेन थ्रू एम्प्लॉयमेंट, फॉर दैट देयर आर नो गार्डरेल्स। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बात करता है? इट इनेबल्स द स्टेट, कि यहाँ पर स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। देयर आर नो गार्डरेल्स, इसका मतलब है कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, अनलाइक इन बैकवर्ड क्लास रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर ये कहा गया है कि एक बार ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो जाएंगे तो यहाँ पर एंड पॉइंट है और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। He argued that equality was the demand of the backward communities, और equality कभी डिमांड एलिट की तो थी ही नहीं, and that the backward classes are not interested in reservation, लेकिन यहाँ पर स्टेट इंटरेस्टेड है उनके रिप्रेजेंटेशन में, इसीलिए स्टेट ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है रिजर्वेशन। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ असेंशियल ड्रग्स अपडेटेड, न्यू डायबिटीज़ एंटी कैंसर ड्रग्स एडेड। तो नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन यहाँ पर क्यों बनाया जाता है? इट इज़ क्रिएटेड टू रैशनलाइज द यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर ड्रग्स, जो कि बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है। प्राइजेज ऑफ मेडिसिन इंक्लूडेड इन नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन, तो इसको यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल करता है, सेंटर कंट्रोल करता है, और सेंटर यहाँ पर कोशिश करता है कि लोअर प्राइजेज रहें। इट इज़ अ डायनेमिक लिस्ट जो कि चेंज होती रहती है जिस हिसाब से यहाँ पर डिजीज़ प्रोफाइल चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है तो कैंसर की यहाँ पर जो मेडिसिन हो उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। द न्यू एंटी कैंसर थेरेपीज़ इंक्लूडेड आर, ये नाम हम नहीं याद रखेंगे लेकिन यहाँ पर बेडाक्यूलिन का नाम मेंशन है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये TB के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसका न्यूज़पेपर में बहुत बार मेंशन भी होता है, तो बेडाक्यूलिन आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। मैन्युफैक्चरर फेज़ 1 ट्रायल ऑफ डेंगी वैक्सीन गेट्स नॉट, तो इंडिया के पास अभी तक डेंगी की वैक्सीन नहीं है। US के FDA ने अप्रूव किया था 2-3 साल पहले डेंगी की एक वैक्सीन जिसका नाम डेंग वैक्सिया था, लेकिन इंडिया के पास अभी तक कोई भी डेंगी की वैक्सीन नहीं है। तो देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर डेंगी येट इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न control, 1,93,245 cases of dengue and 346 deaths were reported across the country last year. IIL क्या है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, जो कि सब्सिडियरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, और ये मैन्युफैक्चर करती है एनिमल और ह्यूमन की वैक्सीन्स। तो IIL सब्सिडियरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। फिर यहाँ पर ICAR के इंस्टीट्यूट्स की बात की जिन्होंने लंपी स्किन डिजीज़ के लिए वैक्सीन बनाई जिसका नाम है लंपी प्रोवैक इंड वैक्सीन। तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिस्पर, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल। Cas9 के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था जो कि क्रिस्पर से ही रिलेटेड है कि Cas9 क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ये। In the 10 years since it was developed, genome editing technology called CRISPR, तो CRISPR एक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है।
द टेक्नोलॉजी इनेबल्स अ सिंपल बट रिमार्केबली एफिशिएंट वे कि जो जेनेटिक कोड है उसको एडिट किया जा सकता है, एडिट करके करेक्ट किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर जेनेटिक कोड को करेक्ट किया जाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो डिजीजेज हैं वो क्योर हो जाएंगी, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है और कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लास्ट ईयर द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ 5-year प्रोजेक्ट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी टू क्योर सिकल सेल अनेमिया, जो कि अफ्लिक्ट करता है ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च ग्रुप्स एंड कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग कि यहाँ पर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बनाए जाएं यूजिंग क्रिस्पर। द डेवलपर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी को 2020 में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री मिला था। द क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, तो क्रिस्पर इज शॉर्ट फॉर क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, विच इज अ रेफरेंस टू द क्लस्टर्ड एंड रेपिटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिनका नेचुरल मैकेनिज्म ये होता है कि वायरल डिजीजेस से फाइट करना। Editing or modification of gene sequence is to eliminate or introduce specific properties in an organism is not a new development, और ये काफ़ी डेकेड से हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में हो रहा था, जहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट्स को यूज़ किया जाता था जिसके अंदर डिज़ायरेबल ट्रेट्स होती थी। इट यूजली इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू जीन, लेकिन क्रिस्पर में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, और सप्रेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन थ्रू अ प्रोसेस जिसको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इट इज़ सिंपल और ज़्यादा एक्यूरेट है, एंड इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू जीन फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाहर से कोई भी जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है क्रिस्पर में। अब डीएनए सीक्वेंस में पहले ट्रबल्ड पार्ट को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो अ बैड स्ट्रेच इन द डीएनए सीक्वेंस विच इज़ द कॉज ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर, उसको लोकेट किया जाएगा, उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद अ करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पर जो टूल्स अचीव किए जाते हैं ना, यहाँ पर जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रबल जीन कहाँ पर है, उसको उसके बाद एलिमिनेट करने के लिए, तो उसके लिए बायोकेमिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक प्रोटीन जिसका नाम है Cas9, जिसको कि जेनेटिक सिजर्स भी कहते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स को प्रोग्राम किया जाता है उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पर ट्रबल जीन है। टेक्नोलॉजी इन एक्शन, द फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जीन जिसकी वजह से ट्रबल यहाँ पर कॉज हो रहा है। तो जब वहाँ पर वो बात हो गई, उसके बाद आरएनए मॉलिक्यूल को प्रोग्राम किया जाता है टू लोकेट दिस सीक्वेंस ऑन द डीएनए स्ट्रैंड। तो यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल का यूज़ करके उस डीएनए स्ट्रैंड को लोकेट किया जाता है जहाँ से ट्रबल हो रहा है। उसके बाद एक स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड Cas9 जिसको जेनेटिक सिजर्स भी कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है डीएनए स्ट्रैंड को उस स्पेसिफिक पॉइंट से ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से बैड सीक्वेंस को रिमूव किया जा सके। अब डीएनए स्ट्रैंड की एक यहाँ पर फीचर होता है कि डीएनए स्ट्रैंड को जब यहाँ पर ब्रोक किया जाता है तो उसके बाद उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो खुद को रीअटैच करने लगता है और हील करने लगता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट इंटरवीन करेंगे ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म में और यहाँ पर करेक्ट कोड को सप्लाई करेंगे। So, scientists intervene during the auto repair process by supplying the correct sequence of genetic codes which attaches to the broken DNA strand. पॉसिबिलिटीज़ इट प्रेजेंट्स अ वास्ट नंबर ऑफ डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स जो कि जेनेटिक इन नेचर होते हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप ट्रबल जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बाद आरएनए को प्रोग्राम करके उसको लोकेट कर सकते हो, फिर यहाँ पर Cas9 का यूज़ करके उसको कट कर सकते हो और यहाँ पर करेक्ट जीन सप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी जेनेटिक डिजीजेज हैं उनका क्योर हो जाएगा। दीज इंक्लूड कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया, आई डिजीजेज इंक्लूडिंग कलर ब्लाइंडनेस, सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर, डायबिटीज, HIV। ऑल्सो CRISPR is just a platform, a tool to edit जीन सीक्वेंसेस। अब एथिकल डिलेमा क्या है, तो एथिकल डिलेमा ये है कि 2018 में चाइनीज़ रिसर्चर ने क्या किया था कि एम्ब्रायो में ही जीन्स को ऑल्टर कर दिया था जिसकी वजह से कभी भी HIV इन्फेक्शन ना हो। तो दिस वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ क्रिएटिंग अ डिज़ाइनर बेबी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्योंकि ये थेरापेटिक इंटरवेंशन नहीं है कि किसी को यहाँ पर कोई बीमारी हो गई उसका क्योर करने के लिए आप चेंज नहीं कर रहे हो, आपने एम्ब्रायो में ही चेंज कर दिया कि कभी इस इंसान को कोई डिजीज़ हो ही ना।
तो ये प्रिवेंटिव इंटरवेंशन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रिवेंटिव इंटरवेंशन में जो भी जेनेटिक चेंजेस किए जाएंगे वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। तो प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस टू ऑब्टेन स्पेशल ट्रेट्स इज नॉट समथिंग दैट साइंटिस्ट करेंटली वांट द टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड फॉर। ऑल्सो यहाँ पर चेंजेस एम्ब्रायो में किए गए थे। द न्यू एक्वायर्ड ट्रेट्स वर लाइकली टू बी पास टू फ्यूचर जनरेशन। दो द टेक्नोलॉजी इज फेयरली एक्यूरेट, लेकिन ये 100% प्रिसाइज नहीं है, तो कुछ एरर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर जीन्स में किसी तरीके का एरर हो जाए जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नई बीमारी आ जाए। दिस हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग इनहेरिटेड बाय सक्सेसिव जनरेशंस। तो थेरेपेटिक इंटरवेंशन में जो चेंजेस जेनेटिक सीक्वेंसेस में होते हैं वो इंडिविजुअल के साथ ही रहते हैं और वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते हैं। हाउ यूक्रेन स्क्रिप्टेड इट्स रैपिड काउंटर अटैक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज। तो यहाँ पर HDI की बात की गई है। द डेटाबेस एंड मेथडोलॉजी फॉर कंप्यूटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि यहाँ पर UNDP निकालता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ HDI इन्वॉल्व्स 4 इंडिकेटर्स विद 3 डायमेंशंस: पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन में एवरेज एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स मेकिंग दीज पैरामीटर्स स्केल फ्री यूजिंग ग्लोबल गोल पोस्ट, जो कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट रखे जाते हैं टू परमिट टेम्पोरल एंड इंटर कंट्री कंपैरिजंस। तो इंडिया की इस बार रैंक है 132nd। There is bad news at the global level coming from the report. The annual rate of progress जो HDI में है, which was 0.7% in the 90s, वो 0.8% 2.8% in the following decade has now declined to half that level. तो यहाँ पर जो rate of progress है वो यहाँ पर decline हो चुका है। The bad news for India is that कि इंडिया की रैंक यहाँ पर 132nd है in 2021-22। तो बेसिकली 129 2019 में थी, 131 2020 में थी और 132 है हमारी इस बार की रैंकिंग। इन कंपैरिजन द कंट्रीज रैंकिंग इन इनकम इज 6 नॉचेस हायर देन दैट इन द HDI। इट इज़ मैटर ऑफ सम कंसर्न कि कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस स्लगिश है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये हमारे लिए एक कंसर्न का विषय है। इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी नीचे गई है बाई 5%। अगर हम कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज से, तो ऐसे में हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो नीचे गई है। एन एनालिसिस ऑफ इनइक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट फॉर वेरी हाई, मीडियम एंड लो कैटेगरीज ऑफ डेवलपमेंट। और इससे हमें ये पता चलता है जो इनकम इनइक्वालिटी लो HDI कंट्रीज में है वो सेम है दैट इन वेरी हाई कंट्रीज़। तो हाई कंट्रीज़ और लो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लो HDI कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपको इनकम इनइक्वालिटी का जो डेटा है वो सेम मिलेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पर लो HDI कंट्रीज़ में मोर देन 6 टाइम्स है। तो इनकम इनइक्वालिटी इन लो HDI कंट्रीज़ इज अबाउट द सेम एज दैट इन वेरी हाई कंट्रीज़, वाइल द हेल्थ एंड एजुकेशन इनइक्वालिटीज़ आर मोर देन 6 टाइम्स। तो बेसिकली इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि HDI के सबसे पहले आपको पैरामीटर्स बताए गए हैं। तो पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं और क्या डिमेंशंस हैं। HDI में हमारी रैंकिंग नीचे गई है, इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है और हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो भी कम हुई है। राइडिंग ट्रेड विंड्स, तो हमने डिस्कस किया था कि न्यू दिल्ली में ऐसा कंसेंसस इवॉल्व हुआ है कि हमें मल्टीलेटरल पैक्ट्स को साइन नहीं करना है और मल्टीलेटरल पैक्ट्स को हमें रिस्ट्रिक्ट रखना है, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी इन तक। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि हमें यहाँ पर प्लूरीलेटरल पैक्ट्स की तरफ भी बढ़ना चाहिए। इन 2019 आफ्टर मच डेलिब्रेशन इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर चूज़ किया था कि हम RCEP से बाहर आ रहे हैं। देयर आफ्टर द कंट्री हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग न्यू बायलेटरल ट्रेड पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल हमारे ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं विद ऑस्ट्रेलिया, UAE, और हम ये सोच रहे हैं कि UK, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा ट्रेड पैक्ट हो जाए। कंसिडरिंग दैट इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्रेड पिलर से खुद को बाहर कर लिया है ऑफ द US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो IPEF के ट्रेड पिलर से हमने पुल आउट कर लिया है। Launched at the Quad Summit in Tokyo, IPEF involved 12 countries in the Indo-Pacific in addition to India and the US. जो member countries है इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया among others account for around 40% of the global economy. Framework which seeks to address new challenges and promote fair and resilient trade offer member countries कि उनके पास ऑप्शन है कि वो किस पिलर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और किस पिलर में नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रेड पिलर से तो हमने खुद को पुल आउट कर लिया है, लेकिन बाकी 3 पिलर्स यहाँ पर इंडिया ने ज्वाइन किए हैं जो हैं सप्लाई चेन्स, टैक्स एंड एंटी करप्शन। द डिसीजन टू ऑप्ट आउट ऑफ द ट्रेड पिलर कम्स एट अ टाइम जब यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सार हो चुका है। इन इट्स रीसेंट अपडेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF ने फोरकास्ट लोअर कर दी है फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। Alongside it has also brought down its forecast for world trade.
दिस कम्स आफ्टर द कंट्रीज एक्सपोर्ट विटनेस्ड स्टैगरिंग ग्रोथ इन 2021-22। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट ग्रोथ में स्लो डाउन देखा है। दस कंसिडरिंग दैट एक्सपोर्ट्स कैन प्रोवाइड द मच नीडेड फिलिप टू ग्रोथ, तो इंडिया को यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बनना चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म को यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए और हमें ट्रेड एग्रीमेंट्स करने चाहिए, सिर्फ बाईलेटरल नहीं प्लूरीलेटरल भी। अब हम चलते हैं आगे। क्रैकिंग आर अनेमिया मिस्ट्री, तो ये इंपॉर्टेंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओवर हाफ ऑफ ऑल विमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया आर एनेमिक, और ये नंबर इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में। रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा ये शो करता है कि जो भी अनेमिया में हमारे गेंस हुए थे वो सारे गेंस रिवर्स हो चुके हैं और अनेमिया रेट यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम 53% टू 57% इन विमेन एंड 58% टू 67% in children. The WHO defines anemia as a condition where the number of red blood cells और the hemoglobin concentration lower होती है than normal, जिसकी वजह से यहाँ पर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इम्पीड होता है। तो अनीमिया क्या होती है? तो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम होता है अगर हम यहाँ पर नॉर्मल से कंपेयर करें। द ब्रेथ ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अलाउज अस टू इन्वेस्टिगेट फैक्टर्स जो कि ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल थे, जिसकी वजह से विमेन और चिल्ड्रन में यहाँ पर अनीमिया होता था। तो इंडिया में जो डाइट है दैट इज सीरियल सेंट्रिक डाइट, और यहाँ पर लेस कंजम्पशन है आयरन रिच फूड्स का, जैसे कि मीट, फिश, एग्स एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसकी वजह से हमें हायर लेवल्स ऑफ अनीमिया देखने को मिलते थे। However, the percentages of both children and women consuming iron dense food groups ये इंक्रीज हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से, अगर हम 5 से कंपेयर करें। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर डाइट में चेंज हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अनीमिया क्यों इंक्रीज हुआ है। फॉर इंस्टांस द प्रोपोर्शन ऑफ women consuming dark green leafy vegetables has gone up from 49% to 54%, meat from 1.2% to 1.5%, eggs from 3.2% to 4.8%, and fish from 4.18% to 4.32%. Similarly, जो यहाँ पर percentage of children those who consumed an adequate diet has increased from 9.6% to 11.3%. तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर एनेमोली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर डाइट में चेंज हुआ है और सीरियल सेंट्रिक डाइट से यहाँ पर मीट का कंजम्पशन बढ़ा है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बढ़ा है, उसके बाद भी अनीमिया क्यों इंक्रीज हुआ है। हाई लेवल्स ऑफ अनीमिया को एसोसिएट किया जाता है पुअर वाटर क्वालिटी और सैनिटेशन कंडीशन से, लेकिन अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 का डेटा कंपेयर करें तो ऑफकोर्स 5 में यहाँ पर सैनिटेशन कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं। द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड्स यूजिंग इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 48.5% to 70.2%. विमेंस एम्पावरमेंट जो कि अनदर फैक्टर है दैट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग की क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड क्या होगा हाउस होल्ड में। तो विमेंस ओनरशिप ऑफ एसेट्स, एबिलिटी टू मेक डिसीजन इन द यूज ऑफ इनकम, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये भी इंक्रीज हुआ है। बट विमेंस एम्पावरमेंट इन सच डोमेन हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 to 5, सजेस्टिंग दैट कि विमेंस डिसीजन मेकिंग यहाँ पर सिर्फ अनीमिया को नहीं सही कर सकते हैं। फाइनली द डिलीवरी ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। But women's consumption of folic acid during pregnancy and access to antenatal checkups has improved over the last 5 years. The National Family Health Survey data on anemia is an anomaly for several reasons. क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई हैं, डाइट इंप्रूव हुई है, विमेन का एम्पावरमेंट हुआ है, तो उसके बाद भी अनीमिया क्यों इंक्रीज हुआ है। मोर ओवर अनलाइक अनीमिया ऑल अदर मेजर अंडर न्यूट्रिशन आउटकम्स, फॉर एग्जाम्पल स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ये इंप्रूव हुआ है ओवर द पास्ट 4 to 5 years. तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो अनीमिया की मिस्ट्री को सॉल्व करना तो ज़रूरी है कि सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से अनीमिया होता है वो तो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो यहाँ पर अनीमिया क्यों इंक्रीज हो रहा है। एट द वेरी लीस्ट वी शुड गो बियॉन्ड हीमोग्लोबिन टू इंक्लूड सम आयरन स्पेसिफिक बायोमार्कर्स, और उसकी वजह से हमें अनीमिया को पता करना चाहिए, लाइक सीरम फेरेटिन एज वेल एज मार्कर्स ऑफ इन्फ्लामेशन टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ आयरन की वजह से यहाँ पर अनीमिया हो रहा है या नहीं। The measurement of anemia should account for non-iron nutritional deficiencies. For example, यहाँ पर कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। The rising anemia figures make it nearly impossible, जो हमारा टारगेट है कि हमें अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम का जो टारगेट है, a 3% रिडक्शन पर ईयर इन ऑल एज ग्रुप्स फ्रॉम 2015-16 to 2022. India is also of course in the achievement of the global nutrition target for anemia in women of reproductive age, और हमारा टारगेट है 50% डिक्रीज फ्रॉम द 2012 बेसलाइन बाई 2030। अब हम आगे चलते हैं। मून लाइटनिंग क्या होता है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मून लाइटनिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग ऑन अ सेकेंड जॉब ड्यूरिंग द नॉर्मल बिजनेस आवर्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक काम तो आप करते हो लेकिन यहाँ पर आप दूसरी जॉब भी कर रहे हो, तो उसको ही मून लाइटनिंग कहते हैं।
FATF Asia Pacific Group rates Pakistan low on 10 of 11 global goals। तो बेसिकली पाकिस्तान को यहाँ पर FATF से ग्रे लिस्ट से बाहर आना मुश्किल हो सकता है। द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द FATF, अ ग्लोबल वॉचडॉग फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, हैज़ रेटेड पाकिस्तान लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस एज लो ऑन 10 आउट ऑफ 11 इंटरनेशनल गोल्स। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जो एग्जिट है ग्रे लिस्ट से वो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। द एग्जिट फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट विल रीस्टोर पाकिस्तान इमेज एंड गिव कॉन्फिडेंस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से वेंचर्स आ सकते हैं पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान यहाँ पर FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाता है। द ग्रे लिस्टिंग मेक्स इट हार्ड फॉर कंट्रीज टू डू फाइनल ट्रांजेक्शंस, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।